Good morning, student. Today we are covering your chapter 2, Central Problem of Economics for class 11. And so now we are going to study that what is economic problem. Wants of human beings are limited, but the most of means or resources satisfying these wants are scarce. अब इसका मतलब क्या हुआ? देखें, हमारी जो वॉन्ट्स हैं हमेशा हम अपने लेवल पर खुद पर्सनली अपने आप को ही देखें तो हमारी वॉन्ट्स जो हैं हमेशा वो लिमिटेड नहीं रहती हैं। हम हमेशा ज़्यादा और ज़्यादा की यानी नीड हमारी ग्रीड में चेंज हो जाती है, यानी कि वॉन्ट्स हमारी हमेशा अनलिमिटेड रहती हैं, लेकिन रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं यानी जो मीन्स हैं हमारी वॉन्ट्स को पूरे करने के लिए वो हमेशा ही लिमिटेड हैं, जिसके लिए इकोनॉमिक्स में हम वर्ड यूज़ करते हैं स्केयर, यानी स्केयर रिसोर्सेज। हमारे रिसोर्सेज जो हैं या फिर मीन जो हैं हमारे वॉन्ट्स को फुलफिल करने के लिए वो हमारे पास क्या हैं, लिमिटेड हैं, यानी फिक्स क्वांटिटी में है, उनको हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन वॉन्ट्स जो हमारी हैं वो हमारी क्या है, अनलिमिटेड है। ये हमारे पास क्या लेकर आती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को लेकर आती है, जिसे हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यानी कि जब हमारी सारी वॉन्ट पूरी नहीं हो सकती क्योंकि मीन्स हमारे लिमिटेड हैं तो हमें चॉइस करना पड़ता है। यानी कि हमारे जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, जो क्वेश्चन हम अपने पास आता है व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चॉइस की है जो हमें हर तरह की चीज़ों को मैनेज करना, चीज़ों के बीच में डिफरेंशिएट करना सब सिखाती है। यानी कि जो हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव खुद के लिए छांटना ही क्या होता है, हमें चॉइस बताता है। व्हाट आर कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सेकेंड चीज़ हम जिससे डील करेंगे कि कॉज क्या है। उससे पहले आप ये देख लीजिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, यहाँ है इट इज इम्पॉसिबल फॉर इकोनॉमी टू प्रोड्यूस एवरीथिंग फॉर ईच इंडिविजुअल। अब सबके लिए सब कुछ नहीं किया जा सकता, सारी चीज़ें नहीं प्रोड्यूस की जा सकती, हर किसी को हर चीज़ नहीं मिल सकती। इसके लिए क्या होता है, बिकॉज नो इकोनॉमी पोजेस अनलिमिटेड रिसोर्स, क्योंकि रिसोर्स हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है, रिसोर्स बहुत लिमिटेड है। यही एक कारण है कि जिसकी वजह से इट्स बिकम नेसेसरी फॉर एवरी इकोनॉमी देयरफॉर टू मेक अ चॉइस। इसका मतलब हमें क्या करनी पड़ती है, चॉइस करनी पड़ती है रिगार्डिंग द एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, ताकि कि जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज में क्या आ जाता है, इकोनॉमी में हम हमेशा तीन चीजें लेकर चलते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल। जहां तक आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ये तीन चीजें आप फेस करोगे। 9th और 10th में भी आप लोगों ने देखा होगा कि काफी ज्यादा इकोनॉमिक्स में बात होती है इन चीजों की। लैंड से हमारा क्या मतलब होता है, लैंड यानी बेस, वो चीज। लैंड जो सिंपल लैंड का मतलब होता है वो भी ले सकते हैं। लैंड हो गया कोई भी एक फैक्ट्री, एक जगह, एक इंस्टीट्यूशन, एक बिल्डिंग, एक फैक्ट्री जिसका यूज किया जा रहा है लैंड पे। लैंड ऐसे यूज हो रही है फार्मिंग के लिए, लैंड यूज हो रही है इंडस्ट्रीज के लिए, वो सारे यूज आ जाते हैं लैंड के यूज में। लेबर, लेबर का यहाँ काम होता है ह्यूमन लेबर, नोन एज ह्यूमन कैपिटल ऑल्सो। नया वर्ड जो यूज होने लगा है ह्यूमन लेबर की जगह ह्यूमन कैपिटल है। थर्ड हो गया कैपिटल। कैपिटल यानी वो सारी मशीनरी, इक्विपमेंट्स, हमारे पैसा, फाइनेंस जितना लगा वो सब कैपिटल में आ जाता है। कैपिटल को नए क्रम में यूज कैपिटल फंडिंग के यूज में भी किया जाता है, जो फंड्स मिलते हैं उन्हें भी हम कैपिटल में डालते हैं। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ कंसर्निंग द चॉइस ऑफ रिसोर्सेज का द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। Thus by economic problem we means problem of choice, यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारे पास आ गई प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब देखते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब जो डेफिनेशन आ गई है वो भी आपको याद करनी है और पेपर में भी लिखनी है। लेफ्टविच की और सैमसन दो बहुत बड़े नाम हैं जो इकोनॉमिक्स में यूज होते हैं फर्स्ट चैप्टर के हिसाब, सेकंड चैप्टर के हिसाब से। अब हम देखते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के पहला जो हम बात कर भी चुके हैं, अनलिमिटेड वांट, सेकंड लिमिटेड और स्केयर मींस, यानी वांट्स हो गई अनलिमिटेड, रिसोर्सेज हो गए हमारे पास लिमिटेड, जो हमें ले जाते हैं किस तरफ, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की तरफ। अल्टरनेटिव यूज, यानी अब क्या है कि जब चॉइस निकल कर आई कि यानी जब तक सब कुछ नेसेसरी था, सब चाहिए, तब तक चॉइस की बात होती ही नहीं है। बात ये है कि जब सब नहीं मिल सकता तो चॉइस करनी है, फिर देखेंगे कि कितने यूज हो सकते हैं एक चीज़ के।
लैंड को हम मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं, लेबर का यूज भी मल्टीपर्पज हो सकता है, कैपिटल का भी। जो पैसा एक इंडस्ट्री बनाने में यूज हो सकता है वो पैसा इन्वेस्टमेंट में भी यूज हो सकता है। तो हर चीज के अल्टरनेटिव यूज हैं। तो वही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस लेकर आती है हमारे पास अल्टरनेटिव यूज की प्रॉब्लम को, यानी कि एक चीज का यूज भी अल्टरनेटिवली है। अब हम आगे देखेंगे, हमारे पास आता है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। अब क्या होता है कि कोई भी बिजनेसमैन या आप भी ये सोचो कि भी मुझे बिजनेस करना है, या मैं ये सोचूं कि मुझे बिजनेस करना है, तो पहली चीज यही दिमाग में आएगी कि क्या बिजनेस करें, क्या प्रोड्यूस करें, किस सर्विस में काम करें, व्हाट। पहला क्वेश्चन व्हाट आता है कि भी करें क्या। तो व्हाट एंड हाउ मच, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया व्हाट टू प्रोड्यूस, कि भी क्या किया जाए। हमेशा हम कुछ भी ऐसा बना के तो नहीं रख सकते जिसकी डिमांड ही नहीं है, हमें बनाना वो होगा जिसकी डिमांड हो। जो इन डिमांड है वो चीज़ बनेगी। आज के सिनेरियो में देखें तो अभी मास्क की जरूरत बहुत पड़ रही है, लोग शुरू भी कर रहे हैं, मुफ्त में भी शुरू कर रहे हैं, फैक्ट्रियाँ भी लग रही हैं, सैनिटाइजर मास्क बना रहे हैं जो लोग, तो वो देखते हैं कि भी व्हाट टू प्रोड्यूस। अब दूसरी बात आ गई हाउ मच, कि भी कितना हो। अब हमेशा नेसेसरी की चीज़ें ही नहीं बनती हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस में आ गया भाई, हाँ चलो ठीक है, रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीज़ें जो कभी नहीं खत्म होनी हम वो बना लेते हैं, ठीक है, वो प्राइमरी गुड्स आ गए, नेसेसरी गुड आ गए। सेकंड हो गया हमारा कैपिटल गुड्स में आ गए हमारी जो मशीनरी है या फिर इक्विपमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी है वो, लेकिन वो भी हमेशा सेम नहीं रहेगी। कार्स वगैरह जो टेक्नोलॉजी का मशीनरी का भी लगा लो कि पहले खेतों में सिर्फ कैपिटल का लेबर का यूज होता था, कैपिटल का भी होने लग गया, तो वो चीज़ समय के साथ चेंज होती है। तो उससे क्वेश्चन राइज होता है हाउ मच, यानी कि अब ठीक है चलो मास्क बनाने की तो सोच लें, लेकिन कितने बनाएं। अभी तो बहुत डिमांड है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी डिमांड ना रहे, जैसे वॉर के टाइम पे, जिस टाइम वॉर चल रहा है उस टाइम गन्स की या वॉर इक्विपमेंट्स की बहुत ज़रूरत है, आपको लाइफ जैकेट्स की ज़रूरत है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स की ज़रूरत है, लेकिन जब वॉर खत्म हो जाता है उनकी नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं एक एंटरप्रेन्योर के, बिजनेसमैन के, यानी इकोनॉमी में काम करने वाले हर सिस्टम के, कि कैसे चलाया जाए इकोनॉमी को। अब सेकंड आता है हाउ टू प्रोड्यूस, ये तो पता चल गया क्या बनाए, कैसे बनाए। कैसे बनाने में आएगा कि भाई हमें लेबर का यूज करें, हम कैपिटल का यूज करें। जो टेक्नोलॉजी लेबर के लिए यूज की जाती है उसे हम कह देते हैं, जिसमें लेबर ज़्यादा यूज हो रही है, लेबर इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब इंटेंस यानी ज़्यादा होना, जिसमें कैपिटल का यूज ज़्यादा हो रहा है, यानी मशीनरी का, इक्विपमेंट्स का, ऑटोमेटिक मशीन्स का, रोबोट्स का यूज ज़्यादा हो रहा है, वो आ जाती है हमारी कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, अब किसके लिए बनाएं। मेन चीज़ ये हो गई कि भी हर चीज़ का हमें टारगेट करने के लिए कस्टमर्स चाहिए। अब जो हुम टू प्रोड्यूस आता है इसमें हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की, कि हमेशा जो चीज़ें मार्केट में आती हैं वो अपर क्लास, मिडिल क्लास या लोअर क्लास एक तबके को टारगेट करके नहीं बनाई जाती। आप मार्केट में भी देखेंगे तो हर जगह सिर्फ बड़ी बड़ी लैविश दुकानें नहीं हैं, ऐसे सैलून्स भी हैं जो 1000 रुपये में नॉर्मल सी कटिंग करते हैं, और वहाँ पर वो जगह भी हैं जो 20 रुपये में आपकी बहुत अच्छी कटिंग कर देते हैं। तो ये होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, यानी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा है, इन इक्वालिटी जिसमें है, जो कि हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही है, उसमें 100 से लेके 1000 तक की चीज़ के दोनों के कस्टमर हैं। आप मार्केट में एक गीज़र खरीदने जाओ या एक हीटर खरीदने जाओ, आपको वो हीटर 100 में भी मिलेगा, 1000 में भी, और 10,000 तक का भी एक हीटर मिल जाए या उससे ऊपर का भी। अब ये दोनों क्यों बनाए गए? जब 1000 रुपये का हीटर बन सकता है, बिक सकता है, तो फिर 10,000 की क्या जरूरत है? वो है जरूरत किसके लिए? टारगेटेड कस्टमर की बात होती है यहाँ पे, कि एक टारगेटेड कस्टमर है। यहाँ वो कस्टमर टारगेटेड है जिनका इनकम कम है, यहाँ पर वो कस्टमर टारगेटेड है जिनका इनकम ज़्यादा है। फॉर होम टू प्रोड्यूस में हम दो तरह का लेते हैं, एक आता है हमारा पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा आता है हमारा फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को लेकर चलता है, यानी कि जिस कस्टमर को, जिस क्लास ऑफ कस्टमर को हम टारगेट कर रहे हैं, ये उनकी बात करेगा। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है हमारा रिलेटेड टू लैंड, लेबर, टेक्नोलॉजी या एंटरप्रेन्योरशिप, जिनका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से कुछ लेना देना नहीं है।
ये सिर्फ है कि किस पार्टी की लैंड चाहिए, किस पार्टी का लेबर चाहिए, किस पार्टी का हमारा एंटरप्रेन्योरशिप हो, किस पार्टी का हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। जो हमारा पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन है वो है कि हम उसमें ये देखेंगे कि किस क्लास ऑफ कस्टमर को हम टारगेट कर रहे हैं। एक रिच कस्टमर के लिए हम चीज़ें बना रहे हैं, एक मिडिल क्लास के लिए बना रहे हैं, एक पुअर के लिए बना रहे हैं। क्योंकि मार्केट में भी आप नॉर्मली देखो हर तरह की चीज़ होती है। एक रेहड़ी पे 100 200 रुपए की सेल से चीज़ से लेके वहाँ पे 100 रुपए की जींस मिलेगी आपको और एक लाख रुपए की भी जींस मिलेगी। वो होती है अलग अलग कस्टमर से टारगेटेड प्रोडक्शन उनकी। यानी कि जब उनका प्रोडक्शन हुआ तो उस बिजनेसमैन ने उसी क्लास को टारगेट करके वो उसने पर्सनली डिस्ट्रीब्यूशन किया कि हाँ मुझे सिर्फ इस क्लास को टारगेट करना है। अब आ गया हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आ गया, अब इसमें हम ये पढ़ेंगे, जो हम नेक्स्ट बात करेंगे कि हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी वो कर्व जिस पे प्रोडक्शन पॉसिबल है। नाम से ही लग रहा है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन यानी कि वो लाइन या वो बाउंड्री जिस पर हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमारी प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को कैसे दिखाएगा, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को। अब जो हमें ये पता है कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, लेकिन वो चीज़ें लिमिट में हों, एक टेक्नोलॉजी के अंदर आती हों, रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज करती हों, उसमें हम बात करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। इसके बारे में देखो पढ़ते हैं। It curve showing the alternative production possibility of two goods with the given resource and technology. Alternative का मतलब क्या होता है कि एक के बदले दूसरा। Alternative यानी दूसरा अल्टरनेट है हमारे पास एक का। जब दो गुड हैं हमारे पास, एक क्लॉथ है एक वीट है, तो जिस टाइम हमारे पास दो गुड्स हैं उसमें हम कैसे अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं उनका, उस चीज को दिखाने के लिए हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है। अब देखो दो गुड्स हैं, वीट है, क्लॉथ्स हैं। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का क्या मतलब हुआ कि दो अल्टरनेटिव, इनके प्रोडक्शन को दिखाता हुआ जो हमारे पास एक कर्व है वो इनका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी यानी इनकी प्रोडक्शन कैसे कैसे पॉसिबल हो सकती है वो दिखाने वाले कर्व को हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसी कर्व को ट्रांसफॉर्मेशन कर्व और ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी कहा जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन लाइन और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व का क्या मतलब हुआ कि वीट को क्लॉथ में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम वीट की एक यूनिट को फॉरवर्ड करते हैं। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। अब पहले बात करते हैं हम अजम्पशंस और इसकी प्रॉपर्टीज की, फिर आपको ट्रांसफॉर्मेशन वाली चीज में और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी। अब देखो अजम्पशंस क्या होती है। हमेशा इकोनॉमिक्स क्या है, एक सेट ऑफ अजम्पशंस पे चलती है, क्योंकि हम यहाँ पर बात करते हैं आइडियल कंडीशंस की जो कि आर्बिट्रेरी होती हैं, इमेजिनरी होती हैं। कोई भी इकोनॉमी इतनी आइडियल कंडीशंस में काम नहीं करती है कि वहां पर जो यहाँ बात की गई है, देखो फिक्स क्वांटिटीज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये अजम्पशंस हैं जो इसके लिए हैं। बाकी की पूरी इकोनॉमिक्स में भी आप पढ़ोगे वो अजम्पशन उस सेट ऑफ पॉइंट के लिए बनाई गई हैं और वो सिनेरियो एक्सप्लेन किया गया है। जब आप एग्जाम में याद करोगे लिखोगे तो आपको ये अजम्पशन लिखनी होंगी। फिक्स क्वांटिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अब क्या है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है यानी जो मशीन्स हैं, लेबर है, टेक्निक है, यूज की जा रही है, वो फिक्स्ड है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हो गई हमारी कि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है किसका, रिसोर्सेज का। अगर ये चीज हो एक्चुअल में तो इतना सारा जो हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग का और ओजोन लेयर के इश्यूज और रिसोर्स डिप्लेशन का जो सब आ रहा है वो नहीं हो, एक्चुअल में एफिशिएंट यूज नहीं हो पाता, क्योंकि हम हमारी वांट्स को पूरा नहीं करना चाहते, हम हमारी लालच को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है वो है एफिशिएंट रिसोर्सेज का, पहला है फिक्स्ड का, तीसरा है कि हमारी टेक्नोलॉजी है जो वो कांस्टेंट रहती है। ये भी एक फैक्ट नहीं है, क्योंकि टाइम के साथ टेक्नोलॉजी भी चेंज होती है। पहले हाथ से फसलें कटती थी, आजकल मशीनों से कटती हैं। ये भी एक एग्जांपल है किस चीज़ का कि हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती है। फोर्थ है कि सिर्फ दो ही गुड प्रोड्यूस हो रहे हैं एक इकोनॉमी में, यानी कि या तो वीट या फिर क्लॉथ, या तो लोग वीट खा रहे हैं या फिर कपड़े पहन रहे हैं, जो अपने आप में सही नहीं है। लेकिन यहाँ अजम्पशन है कि एक तो वीट बनाया जा रहा है या क्लॉथ बनाया जा रहा है, दूसरा कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है इकोनॉमी पे कहीं भी। अब देखते हैं
दो प्रॉपर्टी है इनकी। प्रॉपर्टी से पहले ये देख लो कि ये है क्या, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। ये बात हो रही है कि हमारे पास दो गुण हैं, एक है वीट, एक है क्लोथ। अब वीट की अगर हम 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्लोथ की हम 1 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। वहीं अगर वीट की हम चाहें कि हम 100 से 80 यूनिट्स आ जाएं, या फिर क्लोथ की हम चाहें कि 1 यूनिट से हम 2 यूनिट कर दें, उसके लिए हमें वीट की 100 से 80 करनी होगी। 100 यूनिट्स थी जब हम क्लोथ 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे। क्लोथ की यूनिट हमने बढ़ा दी, 2 यूनिट्स पर आ गए, तो वीट की यूनिट्स हमें 80 करनी पड़ेगी। यानी यहाँ से हम यहाँ आ गए। अब थर्ड पॉइंट पे बात हुई कि अब हम चाहें कि क्लोथ हम 3 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। उन 3 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए यानी फिर हम यूनिट बढ़ा रहे हैं, हमें फिर वीट की यूनिट्स को घटाना पड़ेगा। इसी को हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यानी कि ये जो पॉसिबिलिटीज आ रही हैं हमारे पास प्रोडक्शन की, जिसमें एक चीज बढ़ाने के लिए, क्लॉथ को बढ़ाने के लिए वीट को हमें घटाना पड़ रहा है, यही हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को दिखाता है। और यही रीजन है कि ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ये कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है, यानी एक्स एक्सिस के कॉन्केव होता है। दो तरह के कर्व बनेंगे इकोनॉमिक्स में, आप देखोगे वहाँ पे बहुत सारी शेप हैं। मेनली जो हम दो देखते हैं, एक हमारे पास होते हैं कॉन्केव जो कि प्रोडक्शन के होंगे मेनली। सेकंड हमारे पास होते हैं कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, ये कॉस्ट के कर्व आएंगे। इसको याद करने के लिए ट्रिक भी है। कॉन्केव में केव वर्ड आता है, केव मतलब गुफा, गुफा की तरह दिखने वाला, ये है हमारा कॉन्केव। कॉन्केव कर्व होता है ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है क्योंकि हमेशा एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें दूसरे की घटानी पड़ेगी। दोनों एक साथ बढ़ या दोनों एक साथ घट नहीं सकते, इसीलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और ये कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है क्योंकि जैसे जैसे हम एक यूनिट को बढ़ाते जाएंगे ये नीचे की तरफ आता जाएगा, दूसरी यूनिट अपने आप घटती जाएगी। जैसे जैसे वीट बढ़ता गया, हमारी वीट घटता गया, क्लॉथ की यूनिट बढ़ती गई। ये रीजन है इसके कॉन्केव होने पर। अब इसी में हम देखेंगे कि हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम आ जाए। अब व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए जो कि हमारी इस बाउंड्री पर आता हो। इस बाउंड्री से अंदर और इस बाउंड्री के बाहर जो भी चीज हम प्रोड्यूस करेंगे, अंदर वाली इनएफिशिएंट होंगी और बाहर वाली अनअटेनेबल होंगी। व्हाट इज प्रोड्यूस, वो प्रोड्यूस किया जाए जो इसकी बाउंड्री पर हो। हाउ इज प्रोड्यूस, वो टेक्निक यूज की जाए जो कि एफिशिएंट हो, जो इसकी बाउंड्री पर आती हो। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, जैसे पर बनाया जाए उसमें फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होनी चाहिए, यानी कि वो चीज रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर रही हो, ना तो पॉइंट यहाँ होने चाहिए ना यहाँ होने चाहिए। जहाँ पर इनएफिशिएंट यूज हो रहा है और ये अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन आ जाएंगे जो बन ही नहीं सकते। ठीक है, ये तीनों चीजें हम देखते हैं यहाँ। जैसे हाउ टू प्रोड्यूस में ई पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, इनसाइड कर्व आ जाता है। इट शोज इनएफिशिएंट टेक्निक, यानी कि एफिशिएंट वही होगा जो इस कर्व पर आएगा, इस बाउंड्री पर आएगा, ना इससे ऊपर ना इससे नीचे। अब ये कर्व शिफ्ट कैसे होता है, शिफ्ट ये उस टाइम होगा जब रिसोर्सेज में चेंज आएगा, और रोटेट ये उस टाइम करेगा जब टेक्निक में चेंज आएगा। और ये जो त्रिकोण हम दिखाते हैं इकोनॉमिक्स में, ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जैसे हम आगे न्यूमेरिकल्स पर जाएंगे हम इस चेंज को देखेंगे, यानी कि ये जो हमारा कोण होता है ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है। शिफ्टिंग इज ड्यू टू चेंज इन रिसोर्सेज एंड रोटेशन इज ड्यू टू चेंज इन टेक्निक। जिस टाइम शिफ्टिंग हो रही है, यानी कि जब हम शिफ्टिंग कर रहे हैं रिसोर्सेज की, जब रिसोर्स इंक्रीज हो रहे हैं, ये हमारी इनिशियल बाउंड्री है। जैसे ही रिसोर्स इंक्रीज हुए ये लाइन अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी इनिशियल बाउंड्री से, दोनों ही रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए। जैसे ही रिसोर्स डिक्रीज होंगे ये इनसाइड शिफ्ट होगी इनिशियल बाउंड्री से। ये हो गया हमारा डिक्रीज का, यानी जब डिक्रीज हो रहे हैं हम अंदर की तरफ आ जाते हैं, ओरिजिन की तरफ।
ओरिजिन की तरफ पॉइंट करेंगे हम जब हमारे रिसोर्सेज पीपीसी जो है वो शिफ्ट हो जाएगा ओरिजिन की तरफ जिस टाइम पे रिसोर्सेज डिक्रीज होंगे, ओरिजिन से अवे शिफ्ट करेगा जिस टाइम पे हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे। ठीक है, अगला आता है कि भाई चेंज इन टेक्निक। अब अगर जो एक्स कम्युनिटी है हमारी यानी एक्स गुड है, अब प्रोडक्शन हो रही है तो ये चीज ध्यान रखना है। एग्जाम में यहाँ बनाकर अगर ये चीजें नहीं लिखोगे या यहाँ कुछ और लिख दोगे इसका मतलब ही चेंज हो जाएगा। यहाँ पर गुड एक्स है और गुड वाई है, प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन दो चीजों की ही हो सकती है, कंजप्शन नहीं हो सकती, क्योंकि कंजप्शन करने के लिए जब प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं तो गुड एक्स और गुड वाई ही लिखेंगे। यहाँ पर हम ये नहीं लिख सकते कि भी कोई हमने और चीज लिख दी है। यूनिट्स में आएगा ये ओरिजिन लिखेंगे, ये हमेशा आपके वेल डिफाइन होने चाहिए जब भी कोई आप ग्राफ बना रहे हो। तो यहाँ पे एक्स की जो टेक्निक है एक्स गुड को प्रोड्यूस करने की, वो टेक्नोलॉजी एफिशिएंट हो गई, वो एफिशिएंट हो गई तो उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हमने एक्स की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर दिया। ठीक है, अब अगर वाई की प्रोडक्शन जो हम कर रहे थे वो टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई तो हमारा जो एक्स है वो तो उतना ही रहेगा क्योंकि रिसोर्सेज उतने ही हैं, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है वाई की वो अच्छी हो गई है तो उसी पॉइंट पर वाई शिफ्ट कर जाएगा। तो ये चीज हुआ कि जिस टाइम एक्स की टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई, एक्स इंक्रीज हो गया, अवे फ्रॉम द ओरिजिन एक्स शिफ्ट हो गया, वाई पॉइंट है वो हमारा स्टेबल रहा। अब जब वाई की टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है तो बी पॉइंट हमारा स्टेबल है, ए पॉइंट है जो हमारा वो A1 पर शिफ्ट हो गया है। और जब दोनों की टेक्नोलॉजी अच्छी हो रही है उस टाइम पर जो हमारी शिफ्टिंग होगी वो ये होगी कि भी दोनों ही रिसोर्सेज की जो टेक्नोलॉजी है वो एफिशिएंट हो गई है। तो पहले थे पॉइंट ए और पॉइंट बी पर यहाँ गुड वाई है और यहाँ गुड एक्स है और वो दोनों ही आउटवर्ड शिफ्ट कर गए B1 और A1 पर। ये हो गया, दोनों ही गुड्स में टेक्नोलॉजी जो है वो एफिशिएंट हो गई। अब इसी से जुड़ा हमारे पास एक आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम देखते हैं कि वो कॉस्ट जो हमने बेस्ट अल्टरनेटिव को सैक्रिफाइस या फोरगोन करने के लिए बेयर की उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि जो वीट और क्लॉथ में वीट की एक यूनिट जो हमने क्लॉथ की एक यूनिट के लिए फोरगोन की वो क्लॉथ की एक यूनिट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई है। यानी कि वो वीट की 20 यूनिट्स एक यूनिट क्लॉथ के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की जब हम डेफिनेशन देखेंगे तो हम पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ a resources for use in a given job is the amount that can be earned in the next best alternative use। यानी जो 100 यूनिट हम वीट प्रोड्यूस कर रहे थे उसकी जगह हम 80 करने लगे और एक यूनिट 1 की जगह 2 यूनिट हमने क्लॉथ की कर दी, तो जो वो 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ हमने अर्न किया वो अल्टरनेटिव कॉस्ट हो गई वीट की, जो वीट को हमने सेक्रीफाइस किया उसकी। अब इसी चीज को हम पढ़ेंगे व्हेन we should also note that basic of the concept of opportunity cost is sacrifice opportunity or alternative। For example, a firm does not make any payment for use of its own private resources, that is self-owned or self-employed resources, yet they have their opportunity cost। अब अगर जिस फील्ड पे हमारा स्कूल बना हुआ है उसके लिए स्कूल के ओनर, अगर वो स्कूल के ओनर की ही जमीन है तो वो कोई रेंट नहीं दे रहा है, लेकिन उस लैंड पर जो खेतीबाड़ी होकर इनकम हो सकती थी और उसकी जगह स्कूल की बिल्डिंग बन गई और स्कूल चल रहा है, तो वो जो वो कॉस्ट थी उसकी उसको फोरगोन किया गया है, इसलिए उस पर स्कूल चल रहा है। इसी कॉन्सेप्ट से निकल कर आता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मार्जिनल वर्ड जहाँ भी आएगा इकोनॉमिक्स में, मार्जिनल हमेशा पर यूनिट को बोलते हैं हम, यानी मार्जिनली जब चल रहे हैं हर यूनिट के हिसाब से। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी यहाँ पर एग्जांपल दिया है इन्होंने, ये भी कुछ अजम्पशंस पे चलता है। जो अजम्पशंस होती हैं इसकी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कांस्टेंट रहेगा, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो है वो भी हमारी कांस्टेंट रहेगी। तो इसमें जब हम देखेंगे कि वीट और ग्राम का एग्जांपल क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारी कांस्टेंट है, टेक्नोलॉजी है जो वो कांस्टेंट है। अब मार्जिनल
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? हर वो एडिशनल कॉस्ट, यानी वीट और ग्राम के कॉन्टेक्स्ट में जो एडिशनल कॉस्ट है वीट को फॉरगोन करने की, ग्राम प्रोड्यूस करने की, उसको हम कहते हैं हमारी मार्जिनल कॉस्ट। अब इसको कैसे देखेंगे कि पहले हम वीट की प्रोडक्शन कर रहे थे के यूनिट, ठीक है, और ग्राम की प्रोडक्शन हो रही थी ए यूनिट। पर जब हमने ग्राम की प्रोडक्शन कर दी है A1, तो के की प्रोडक्शन, वीट की प्रोडक्शन कम होकर आ गई है K1 पर। तो जो इतना हुआ है, ये जो RS पॉइंट है, ये है लॉस ऑफ वीट, और जो हमारे ग्राम है वो कितना बढ़ गया है A से A1, यानी कि जो ग्राम में गेन है वो ST है। सो लॉस ऑफ वीट अपॉन में गेन ऑफ ग्राम, दैट इज K1, गेन हुआ S से T, यहाँ है जो A1 RS अपॉन में ST, यानी कि हमारा जो गेन ऑफ ग्राम है इज इक्वल टू लॉस ऑफ वीट हो गया इन दी फॉर्म ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको हम लेते हैं मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट का ही हम अगर ये जो स्लोप, हमेशा इस चीज को स्लोप से, ये जहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इसे, ये पीपीसी का स्लोप है। पीपीसी का जो स्लोप आएगा, स्लोप यानी कि ये डिफरेंस चेंज इन वीट अपॉन में चेंज इन ग्राम, हमारा फॉर्मूला देता है किसके लिए? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ही मार्जिनल ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहा जाता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि वीट को जो हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया ग्राम में, उसकी जो मार्जिनल रेट है, पर यूनिट रेट है, उसको हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। अब इस चीज को अगर हम पढ़ें तो ये हो गया, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 more unit of gram is RS upon में ST, as shown by the slope of production possibility curve. The concept of marginal opportunity cost is also called marginal rate of transformation, because to produce 1 more unit of commodity, resources are to be transformed from the production of other commodity. यानी कि जो रिसोर्सेज हमने वीट की प्रोडक्शन में लगा रखे थे, वो हम जब ग्राम की प्रोडक्शन में ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो उसको मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाएगा, जो कि कॉन्सेप्ट निकल कर आता है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर। तो ये था हमारा चैप्टर पूरा, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक। थैंक यू।